हेलो 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 लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वतन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास हमारी, जो कि रहने वाली है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण के अंतर्गत आपका इसका पार्ट 2। और आज की क्लास में हम अपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट भी कर रहे होंगे। साथ में हम जानेंगे भारत में कंप्यूटर के बारे में कि किस प्रकार से भारत में कंप्यूटर की सबसे पहले स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, कौन सा कंप्यूटर ऐसा था जो भारत में पहली बार लगाया गया है ना। तो इस तरीके की जो भी और जानकारियां आपकी होंगी वो हम यहाँ पर आज की क्लास में जान रहे होंगे। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे मेरे भाई। सत्य प्रकाश, मोहन, सुचिता, दीपक, ज्योति, राधे राधे, गोलू, प्रजापति, राजा, गौरव, आलोक, नमस्ते भाई, श्वेता। एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाइए, अभी थोड़े कम दोस्त जुड़े हैं हमारे। प्रतिमा है, राम है, प्रिया, सुनील, शुभम, गौरव। वेरी गुड भैया, अगर सभी का नाम ना ले पाऊँ तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। कौशिंदर सिंह, मीनाक्षी, शिवभजन, सुमित, शिवम, रोहित, कंचन, बहुत बढ़िया, पायल, शुभम, अभिषेक, विवेक, दीक्षा, रोहित, प्रशांत, चित्रंगा था, पाल, बहुत बढ़िया, ठीक है मेरे भाई। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। हमने जो इससे पहले हमने जो कल की क्लास की थी उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर किया था, और उसमें हम बेस्ड ऑन साइज पर बात कर रहे थे। किसमें? हम अपने बेस्ड ऑन साइज के बारे में पढ़ रहे थे, और बेस्ड ऑन साइज में हम कौन कौन से कंप्यूटर की बात कर चुके थे। तो आप कहेंगे कि भैया इसमें आपने बात कर ली थी माइक्रो कंप्यूटर की, क्योंकि इनमें सबसे जो छोटा होता है हमारा वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। आम जिंदगी में हम इसी का प्रयोग करते हैं। फिर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर कौन सा था हमारा? तो आपने बताया कि भैया माइक्रो कंप्यूटर से जो बड़ा कंप्यूटर था वो था आपका मिनी कंप्यूटर। कौन सा मेरे भाई? वो था आपका हमारा मिनी कंप्यूटर। फिर मिनी कंप्यूटर से भी जो बड़ा एक कंप्यूटर था वो था आपका हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जब हम बात करते हैं इस मेन फ्रेम से भी बड़े की, यानी कि इन सबसे बड़े कंप्यूटर की, तो इन सबसे बड़ा कंप्यूटर फिर निकल करके आता है सुपर कंप्यूटर। तो हमने इससे पहले वाले जितने भी नाम हैं इन सब के बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है ये हमारा बच रहा था। और फिर इसके आगे जो हमने कुछ और भाग बांटे थे कि आपके कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आपके उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो आप आगे देखेंगे यहाँ पर कि भैया जो सुपर कंप्यूटर है हमारा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको अगर इनसे कंपेयर करके समझेंगे तो इनसे कंपेयर करके आप ऐसे समझिएगा कि इन सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। इन सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। इन सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? सुपर कंप्यूटर की। इन सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। मतलब जहां पर सबसे शब्द लग जाए ना, समझ जाओ सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे तेज, सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता, सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा लोग जिस पर काम कर सकें, वो सभी हमारा यहाँ पर क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब हम यहाँ पर। तो जो मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया वही बात, डिट्टो वही बात लिखी है। आप इसे लिखेंगे भी नहीं तब भी आपका सब काम बन जाएगा। कैसे? तो हम कहेंगे कि ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हजारों सीपीयू, अत्यंत तेज गति, बहुत अधिक विश्वसनीय, आप इनके रिजल्ट पर विश्वास कर सकते हैं। और ये कुछ ही सेकंड में हजारों या लाखों मनुष्यों के बराबर गणनाएं कर सकते हैं। ये हैं हमारे कौन से? सुपर कंप्यूटर। तो इस पूरी लाइनिंग में कहीं भी, इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नोट करना पड़े या जो आपको समझना पड़े। बस आपको सबसे बड़े, सबसे तेज ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इनका यूज कहाँ किया जाता है? आपके मन में एक सवाल उठेगा कि इनका यूज आखिर कहाँ किया जाता है। तो इनका यूज वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए कोई कैलकुलेशंस होती हैं, आप लोग देखते होंगे कि कोई भाई हमारा चंद्रयान गया
तो चंद्रयान यहां से लॉन्च होकर किस तारीख को वहां पर पहुंच जाएगा, है ना, कितने बजे वो वहां पर जाके ऑर्बिट से वो निकलेगा, जो भी ये पूरी प्रोसेस आप लोग सुनते होंगे। तो इस टाइप की जो कैलकुलेशंस होती हैं ये काम हमारे सुपर कंप्यूटर की मदद से किए जाते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान, आप लोग देखते हैं कि अगर कोई भूकंप आने की आशंका होती है ना कहीं पे, तो बहुत दिन पहले ही बता दिया जाता है ना, मौसम मौसम उसके द्वारा। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे कि अगर मान लो कल कोहरा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये भी आप अपने फोन में देख लेते हैं, बारिश होगी कि नहीं होगी ये भी आप अपने फोन में देख लेते हैं, वहां का मौसम कितना है ये आप देख पा रहे हैं, या फिर आज से 10 दिन बाद भी उस तारीख विशेष को क्या बारिश होने की संभावना है, ये चीजें अगर आप पहले से देख पा रहे हैं तो इसके पीछे एक कारण होता है हमारा, जो मौसम पूर्वानुमान वगैरह लगाने के लिए हम सुपर कंप्यूटर की मदद लेते हैं। ठीक, और यह हमारी बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही वैज्ञानिकों के द्वारा इन पर काम किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष जो मिशन होते हैं उनमें हाई लेवल एनिमेशन के लिए सिमुलेशन और जटिल क्रिटिकल गणनाएं, जटिल यानी कि साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च एंड मिशन, हाई लेवल एनिमेशन एंड क्रिटिकल कैलकुलेशंस, जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है मेरे भाई, उनके लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, किसका, सुपर कंप्यूटर का। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि जो सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड किस में मापी जाती है, तो याद रखेंगे कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में मापा जाता है। किसमें, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनकी स्पीड्स को फ्लॉप्स में मापा जाता है। अब ये फ्लॉप्स क्या चीज है ना, हाँ, फ्लॉप्स की क्या फुल फॉर्म होगी, तो हम कहेंगे फ्लॉट्स पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है, बस इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये हमारे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं जो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, है ना। अब बात आती है, ठीक है ये तो हम जान गए क्या होता है, लेकिन अब सवाल यहां से नहीं पूछता, सवाल पूछता है कि बताओ पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है ना, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, कब बना, किसके द्वारा बनाया गया, इस टाइप से। तो जब भी हम बात करते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर की, कि सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा एक नाम निकल करके आएगा, सेमोर क्रे। क्या नाम निकल करके आएगा, सेमोर क्रे। ये जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं इन्हीं का नाम है सेमोर क्रे, और इन्हीं को कहा जाता है क्या, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्यों कहा जाता है, इन्होंने ऐसा क्या किया था, तो इन्होंने 1966 के अप्रोक्स 64 के अप्रोक्स 1964 के अप्रोक्स CDC 6600, कौन सा, 1964 में CDC 6600 नाम का एक पहला सुपर कंप्यूटर इन्होंने बनाया था 1964 में, 1964 में। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये जो आपका CDC 6600 सुपर कंप्यूटर है ये उतने बड़े लेवल पर प्रमोट नहीं हो पाया, ये इतने बड़े लेवल पर नहीं फेमस हो पाया जितने बड़े लेवल पर क्रे-1 सुपर कंप्यूटर हुआ। अब क्रे-1 क्या चीज है, तो क्रे-1 भी एक आपका सुपर कंप्यूटर है जिसे 1976 में पूरी दुनिया के सामने लॉन्च किया गया था, और इसे भी इन्हीं सेमोर क्रे ने बनाया था। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर तो सेमोर क्रे हो गए, डिक्लेयर हो गया, क्लियर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज की, कि पहला सुपर कंप्यूटर, तो कायदे में देखोगे तो CDC 6600 है, क्योंकि भाई वो पहले आया है। सॉरी, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन में CDC 6600 दिया ही नहीं है और पहला सुपर कंप्यूटर पूछा है, तो फिर आप क्रे-1 लगाएंगे, और दोनों दिए गए हैं तो आप CDC 6600 लगाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, क्योंकि ये बात मैं आपको इसलिए बताकर चल रहा हूं क्योंकि कुछ वेबसाइट्स, कुछ बुक्स में आपको पहला सुपर कंप्यूटर डायरेक्टली क्रे-1 दिखा देगा और मैं CDC 6600 बता रहा हूं, तो आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकती है वहां से। तो ये क्लियरिटी साथ के साथ लेकर चलेंगे कि जो CDC 6600 है ये हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि 1964 में, है ना, 1964 में बनाया गया था। लेकिन 1976 में, आगे चलते हैं देखेंगे, क्रे-1 जो कंप्यूटर है आपका, वो, ठीक है, इसका जो लॉजिक आया आपका वो आया कि देखो क्रे-1 कंप्यूटर का जो लॉजिक है वो सेमोर क्रे के दिमाग में 1975 में इन्होंने इसकी बेस बनाया था इसका, लेकिन जो पूरी दुनिया के सामने इन्होंने स्थापित जो किया वो 1976 में किया था। और हमेशा ही हम बाद वाली सेल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं,
ठीक है, वही एक मेरा एग्जाम्पल फेमस है भैया कि अगर आप किसी अपने जीवन साथी से जब मिलेंगे तो जब तक आपकी शादी नहीं हो जा रही तब तक तो आप उस वाली डेट को भी सेलिब्रेट करते हो, लेकिन फिर जिस दिन आपकी शादी हो जाती है फाइनली, फिर आप उस दिन एनिवर्सरी मनाते हो, उस दिन केक काटते हो जिस दिन आपकी शादी हुई थी। ठीक है ना भैया, बहुत ही पैसे वाले हो, लग गई लेखपाल, तो हो सकता है दोनों दिन भी केक काट सकते हो, फिर तो पैसे की दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो बाद वाली डेट को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। 1976 जो ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने आया, तो इसे सर्वप्रथम लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में सन 1976 में सबसे पहले स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम कहां पर, तो हम कहेंगे लॉस एलामस नेशनल लेबोरेटरी में 1976 में सबसे पहले स्थापित किया गया। इट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी इन 1976। इंट्रोड्यूस वेक्टर प्रोसेसिंग, एक साथ बहुत सारे डेटा पर यह ऑपरेशन कर सकता था, जो कि उस समय में सबसे बड़ी बात थी, उस समय में तेज बात थी। देखो कोई भी चीज आज के टाइम पर हो सकता है आपको बहुत आसान लगे, ठीक है, आज के टाइम पर आपको हवाई जहाज चलाना सीखना ये फिर भी काफी हद तक सरल है, मतलब वैसे सरल नहीं है, लेकिन भाई कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम उसे समझ रहे हो, तुम सीख जाओगे। लेकिन सोचो कि जब ये कुछ होगा ही नहीं, उस टाइम पर इस लेवल की चीजें सोचना, आप और हम पढ़कर नहीं सीख पा रहे, आप और हम किसी के सिखाने पर नहीं सीख पा रहे, लेकिन उस वक्त जब किसी ने इसके बारे में विचार ही नहीं किया होगा कि हवाई जहाज हो भी सकता था, कंप्यूटर हो भी सकता है, ये ऐसा भी काम कर सकता है, उस टाइम पर उस पूरे सिस्टम को खुद से बनाना कितनी बड़ी चीज रही होगी, है ना। तो हम क्या कहेंगे, तो इसलिए ये बातें जो आपको अभी छोटी लगती हैं शुरुआत में बहुत बड़ी बातें थी। तो एक साथ बहुत सारे डेटा पर ये ऑपरेशन उस समय पर कर सकता था। आपका स्पीड जो होती है, क्रे 1 की जो स्पीड थी वो 160 मेटाफ्लॉप्स हुआ करती थी। ठीक है, पावर आपकी दी गई है जी, बहुत डिटेल में है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे, अन्यथा मैं नहीं कहूंगा कि आप इसे याद रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम याद नहीं भी रख सकते, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कॉस और यूनिकॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें यूज हुए। सीपीयू 64 बिट्स और 80 मेगाहर्ट्ज के सीपीयू इसमें यूज हुए। तो एक उसकी इस इंटरनल जानकारी थी इस हमारे क्रे 1 की। यहाँ पर ये क्रे 1 आपके सेमोर क्रे खड़े भी हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, है ना, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। अभी दिखाई दिए, छुप कर बैठे हैं यहाँ पे, ये सेमोर क्रे हैं भैया, जो फोटो खिंचा रहे हैं अपने अपने क्रे 1 सुपर कंप्यूटर के साथ। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है आपको कि है, बताओ। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इतिहास में पहला सुपर कंप्यूटर, तो नाम आता है सीडीसी 6600 का। लेकिन क्रे 1 तो फर्स्ट मॉडर्न या वेक्टर सुपर कंप्यूटर जब पूछेगा तो 1976 में पहला आधुनिक या वेक्टर सुपर कंप्यूटर, तो वो 1976 में हमारा कौन सा था मेरे भाई, वो हमारा 1976 में क्रे 1 था। ठीक है, एम फ्लॉप्स क्या होता है, एम फ्लॉप्स मेटाफ्लॉप्स का मतलब है, ये आपकी क्या है, मेगाफ्लॉप्स का मतलब है स्पीड है। जैसे आप देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी हम पढ़ेंगे जब, तो बिट्स होती हैं, बाइट होती है, केबी होती है, एमबी होती है ना, बाइट केबी होती है, एमबी होती है, जीबी होती है, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे आप। तो ये बाइट है, ये गीगाबाइट, ये मेगाबाइट, ये किलोबाइट, है ना, ऐसे करके। तो इसी तरह से फ्लॉप्स उसकी यूनिट हो गई, लेकिन उसमें भी स्पीड कम ज्यादा होती हैं, तो उसमें और भी यूनिट्स जुड़ती चली जाती हैं हमारी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बात क्लियर है मेरे भाई। जो एम फ्लॉप्स है ये उस टाइम के सुपर कंप्यूटर की स्पीड है। ठीक है जी, चलो, क्लियर है दोस्त। आगे अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में इस पूरी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इन प्रेजेंट इस पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि ई एल कैपिटन है। कौन सा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा ई एल कैपिटन, ई एल कैपिटन हमारा इस दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ई एल कैपिटन। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, तो 1742 पेटाफ्लॉप्स है। कितनी है मेरे भाई, तो हम और आप कहेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो आपकी 1742 पेटाफ्लॉप्स है। फ्रंटियर, इस ईएल कैपिटन के आने से पहले फ्रंटियर ही इस पूरी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हुआ करता था, जिसकी स्पीड 1102 पेटाफ्लॉप थी, और ये दोनों ही यूएसए के हैं, ये जो है ये अमेरिका के कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, फुगाकू जापान का एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्पीड 442 पेटाफ्लॉप है।
लूमी फिनलैंड का एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्पीड 309.10 पेटाफ्लॉप पर सेकंड है। लियोनार्डो इटली का एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्पीड 174 पेटाफ्लॉप है। तिहाने करके चाइना का सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्पीड 61.44 पेटाफ्लॉप है। और अगर मैं भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करूं, अगर मैं भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो आप देखेंगे उसका नाम है एरावत पीएसएआई। क्या नाम है? तो हम कहेंगे मेरे भाई कि एरावत पीएसएआई जिसकी स्पीड 13.17 पेटाफ्लॉप पर सेकंड है। और ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, इंडिया का नहीं है कोई भाई, है एरावत। और इसका नाम एरावत क्यों रखा गया बताओ? एरावत किसका नाम था? एरावत जो है वो किसका नाम था बताएंगे? बिल्कुल। ठीक है भैया, एम फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? एम फ्लॉप्स मेगा, मेटा मेरे मुंह से बाय मिस्टेक निकल गया क्योंकि फेसबुक को मेटा कंपनी ने, मेटा कंपनी का है तो वो निकल गया बाय मिस्टेक, मेगा फ्लॉप्स है ना। गीक जैसा आप जब यूनिट ऑफ मेमोरी पढ़ोगे ना, के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी, तो वही वाला एम बी या वो सॉरी आपके एम फ्लॉप्स यानी कि मेगा फ्लॉप्स, यहाँ पर पेटा फ्लॉप से आपका, तो वो यूनिट ऑफ मेमोरी वाली फिर वो चीजें आगे चलती रहेंगी। ठीक है, तो इंद्र के हाथी का नाम है, और इंद्र का जो इंद्रदेव के जो हाथी का नाम है वो ऐरावत है। और ऐरावत की गति कहते हैं इतनी तेज है कि वो मन की स्पीड से भी तेज चलता है। मतलब हम हमारे और आपकी दिमाग की गति से भी तेज। मतलब अगर मैंने सोचा अमेरिका तो मैं अमेरिका पहुंच गया, मतलब मैंने सोचा बाद में मैं पहुंच पहले गया, इतनी तेज वो चलता था। तो भैया हम भारत देश से हैं क्योंकि, तो इसलिए इंद्रदेव के हाथी के नाम पर नाम रखा गया सुपर कंप्यूटर, जो कि वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ऐरावत। और इसकी स्पीड कितनी है? 13.17 पेटाफ्लॉप्स। आपसे वैसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर फिर भी पूछ ले भैया क्या ये सब याद करने होंगे? जी नहीं, ये वाला डेटा तुम्हें याद नहीं करना। करो तो सिर्फ और सिर्फ ऐरावत का कर लेना कि ऐरावत सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी है। अदरवाइज आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं कि भैया फ्रंटियर यूएसए का है, ईएल कैपिटन यूएसए का है, फुगाकू जापान का है, लूमी फिनलैंड का है। ये कुछ फेमस सुपर कंप्यूटर हैं पूरी दुनिया में, जो कि हमारे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर उन देशों के में आते हैं, एक लिस्ट है हमारी। ठीक है, अब ये तो हो गई अभी की बात। अगर मैं बात करूं भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की, अगर मैं बात करूं भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की, तो उससे पहले हम जानते हैं विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तो आप हमेशा ही याद रखना, आंसर ऑप्शन पर या सवाल की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। सीडीसी 6600 क्रे 1 दोनों ही हो जाते हैं क्योंकि ये 1976 का है और ये हमारा 1964 का है। ठीक है, इतने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हुआ क्या कि जब ये क्रे 1 सुपर कंप्यूटर जो था आपका, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, इसे जब बनाया गया तो उस टाइम पर अमेरिका बड़ी चौड़ में था। अमेरिका ने भैया बनाया, बहुत बढ़िया था, ठीक है, सबसे पहले सुपर कंप्यूटरों में से एक थे ये। उस टाइम पर पूरी दुनिया में सुपर कंप्यूटर नहीं थे। तो भैया हमारे भारत देश के एक एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विजय भाटकर पांडुरंगा जी। ये विजय भाटकर पांडुरंगा जी हमारी भारत सरकार की तरफ से अमेरिका जाते हैं और वहां पर जाकर के कहते हैं कि भैया अलग अलग देशों को अमेरिका कंप्यूटर बेच रहा था, अपना सुपर कंप्यूटर दे रहा था, तो उन्होंने भी कहा कि भारत को भी भैया जो भी पैसा होगा देंगे। लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर मना कर दिया, एक तरह से देश की इंसल्ट कर दी कि भारत जैसे देश को हम अपना सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। कब ये गए थे? लगभग लगभग आपका 1987 में। हालांकि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, बट ये चीजों को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा आसानी बना देंगी आपको। ये 1987 में अमेरिका गए थे, यहां से लौट करके आए और फिर 1991 में लगभग 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने इन्होंने अपने देश की बेइज्जती का बदला लिया और इन्होंने भी भारत का एक पहला सुपर कंप्यूटर बनाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि अमेरिका ने इसलिए मना करा, अमेरिका को लगता था कि भारत की कोई औकात नहीं है, भारत के बस का कुछ भी नहीं है, अगर हम नहीं देंगे तो ये कभी सुपर कंप्यूटर बना ही नहीं पाएगा। लेकिन मात्र 4 साल की कड़ी मेहनत, देखो मात्र 4 साल कहना थोड़ा मतलब ऐसा होता है क्योंकि 4 साल सच में बहुत होते हैं, लेकिन दिन रात की कड़ी मेहनत में उन 4 सालों में भारत ने अपना खुद का एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था परम 8000 सुपर कंप्यूटर। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था परम 8000 सुपर कंप्यूटर। और आप देख सकते हैं कि ये अपने सुपर कंप्यूटर को कितने प्यार से निहार रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी मेहनत से कोई काम करते हैं ना
और स्पेशली वो बात जो हमारे दिल पर लगी हो। अगर हमसे किसी ने कह दिया कि तू बुलेट कभी नहीं खरीद सकता, तेरी औकात नहीं है गाड़ी में बैठने की, 4 पहिए की में, और फिर जब वो बात तुम्हारे दिल में लगेगी और जब तुम उस मोटिवेशन के साथ अपनी मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, फिर जब तुम उस गाड़ी को, उस बाइक को लोगे, फिर जब तुम उसे देखोगे ना, पापा की दिलवाई पे गर्व, उतना गर्व नहीं होगा जितनी तुम्हारी खुद की दिलवाई ली हुई पर होगा, भले ही वो थोड़ी छोटी हो, तो तुम उसे ऐसे ही निहारोगे। जब तुम मेहनत से अपनी लेखपाल की कुर्सी पर बैठने जाओगे ना, तो तुम ऐसे ही देखोगे, मतलब उसे ऐसे, है ना, और रोंगटे खड़े होंगे तुम्हारे। तो ये विजय भाटकर पांडुरंगा जी हैं, जिन्हें भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था, उसका नाम था परम 8000। क्या नाम था? परम 8000। ठीक है मेरे भाई। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 डेवलप्ड बाय सीडेक। कंपनी कौन सी थी? सीडेक, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। इसे इंग्लिश में ही याद रखना, हिंदी में नहीं पूछता। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वही बात है, यहां पर भी वही आएगा, परम 8000। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस परम 8000 को कब बनाया गया था? तो 1991 में बनाया गया था, 1991 में इसे बनाया गया था। ठीक है, ये इसका नाम है भाई, ये इसका नाम है परम 8000। अच्छा, कुछ इक्का दुक्का बुक्स में आपको परम 10000 भी देखने के लिए मिलेगा, तो वो नहीं होगा आंसर, क्योंकि परम 10000 1998 में बना था, ये 1991 में पहला बना हुआ है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसी वजह से फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया विजय भाटकर पांडुरंगा जी को कहा जाता है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा रोल था। क्या? इनका सबसे बड़ा रोल था इस सुपर कंप्यूटर को बनाने में। तो हम कहेंगे कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया? तो हम कहेंगे भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में पुणे की एक मौसम वेधशाला में स्थापित किया गया था। कहां पर? हम और आप कहेंगे कि पुणे की एक मौसम वेधशाला में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, मुझे एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे, यहां तक मैं जो भी बातचीत आपको बता रहा हूं, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल, पुणे की एक मौसम वेधशाला में से स्थापित मेरे दोस्त किया गया था। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। एरावत की फुल फॉर्म क्या है? तो एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेंटमेंट प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसे ऐसे कहते हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं, फुल फॉर्म तो नहीं कहेंगे इसकी, क्योंकि मैच नहीं करेगी, फिर आप कहेंगे मैच नहीं कर रही। इसके अलावा प्रत्यूष को भी थोड़ा सा याद रखेंगे। प्रत्यूष क्या है? प्रत्यूष भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे में स्थापित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का एक सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष, इसे कहां पर स्थापित किया गया, तो इसे आईआईटीएम में स्थापित किया गया। कहां पर? इसे मेरे भाई आईआईटीएम में स्थापित किया गया था। है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। ये कहां पर स्थापित किया गया? प्रत्यूष को आईआईटीएम पुणे, यानी कि प्रत्यूष इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर दैट हैज बीन सेट अप एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आईआईटीएम पुणे। ओके, इसके अलावा कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा भारत का एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? है ना, कौन सा भारत का एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो मैं जस्ट आपको एक बार नाम दिखाना चाहूंगा कि ये सारे कंप्यूटर भारत के हैं। भारत में एक परम सीरीज चली थी पूरी, है ना, जैसे आप देखते होंगे आईफोन की सीरीज चल रही है, आईपॉड 13 12 आया होगा, उससे पहले 11 आया होगा, 5 6 7 8 9, ऐसा पूरी सीरीज चल रही है आपकी। ठीक है, अभी 17 चल रहे हैं प्रेजेंट में। ऐसे ही परम, तो परम 8000 भारत का सुपर कंप्यूटर था। परम सिवाय आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आईआईटी बीएचयू में से बनाया गया था आपका। परम युवा सेकंड, परम शक्ति, परम सिद्धि एआई, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम 8600, परम 10000। तो ये हमारी एक परम की पूरी सीरीज थी, और ये सारे सुपर कंप्यूटर ही हैं जो बाद में बने। कलर, ब्लोजोम, पद्म, विरगो, मिहिर, सहस्रथ, आदित्य, प्रत्यूष और एका। एका को टाटा कंपनी के द्वारा 2007 में बनाया गया था। तो ये कुछ नाम है हमारे किसके? सुपर कंप्यूटर जो भारत के द्वारा अभी तक बनाए गए हैं उनके। ठीक है जी।
तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ड ऑन साइज वाली बात थी वो हो जाती है कंप्लीट, यानी कि जो हमने बेस्ड ऑन साइज कंप्यूटर जाने थे, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, इसकी बात हो गई यहाँ पर कंप्लीट। अब हम जो आगे बढ़ेंगे वो हम बात करेंगे बेस्ड ऑन वर्क। और बेस्ड ऑन वर्क में हम कंप्यूटरों को कितने भागों में बांट रहे थे, एक बार बताएंगे आप लोग मुझे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि बेस्ड ऑन वर्क, यानी कि कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर हमने कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा था, तो आप कहिएगा कि भैया कार्य के आधार पर कंप्यूटर को आपने 3 भागों में बांटा था। एक था आपका एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग, एक था आपका हमारा डिजिटल कंप्यूटर, और एक है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अब इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है, बहुत ज़्यादा रटना हमें इसमें कुछ भी नहीं है। क्या? तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो एनालॉग कंप्यूटर है इसका प्रयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है, इंजीनियरिंग साइंस के क्षेत्र में, या मैं यूं कहूं कि इसका प्रयोग भौतिक जो चीज़ें होती हैं उन्हें उन्हें मापने के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे कि टेम्परेचर हुआ, जैसे कि प्रेशर हुआ। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, लंबाई, गति आदि भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। इनके परिणाम कंटिन्यूअस रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर आर यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ एंड स्पीड एंड दियर रिजल्ट आर डिस्प्लेड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। उदाहरण आप देखेंगे, स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक के लिए, ठीक है, इंडिकेटर है ना, भूकंप सूचक आपका जो होता है अर्थक्वेक यानी कि, ठीक है, एनालॉग थर्मामीटर जो होते हैं हमारे, एनालॉग स्पीडोमीटर जो होते हैं हमारे मोटरसाइकिल के, जो एनालॉग स्पीडोमीटर होते हैं वो इन्हीं के उदाहरण होते हैं। एनालॉग स्पीडोमीटर जो होंगे हमारे, है ना, एनालॉग थर्मामीटर जो है आपका, तो ये किसके उदाहरण है? ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हमारे होते हैं। ठीक है जी, या स्पीडोमीटर, थर्मामीटर जो ये वाले हैं ये एनालॉग के उदाहरण हैं। अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं, बिल्कुल, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होंगे? तो डिजिटल कंप्यूटर वे होते हैं जिन्हें आप और हम हर रोज डेली लाइफ में यूज करते हैं। मतलब वही चीज, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आंखें बंद करके जो आपको एक चेहरा नजर आता है कंप्यूटर का, वो माइक्रो कंप्यूटर है। तो वे सभी के सभी हमारे डिजिटल कंप्यूटर भी हैं अपने आप में, क्योंकि ये बाइनरी पर काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर यूजेस बाइनरी 0 1 टू प्रोसेस डेटा। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी 0 1 का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पीसी, स्मार्ट वॉचेस, डिजिटल बाइक, मीटर, ये सभी चीजें हमारी डिजिटल के अंदर आएंगी। बाइनरी का मतलब होता है 0 1। हमारा जो कंप्यूटर है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, और इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 1। तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे कौन से हो गए? जो आम जिंदगी में आप और हम सब लोग यूज कर रहे हैं, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर हो जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूं अगले कंप्यूटर की, जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? तीसरा नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण विद्यमान हो। दोनों ही काम जो कंप्यूटर कर पाए वे एनालॉग कंप्यूटर हैं। कैसे जी? तो देखेंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंस एनालॉग मेजरमेंट विद डिजिटल प्रोसेसिंग। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग मापन और डिजिटल प्रोसेसिंग का एक संयोजन होता है, एक साथ ये काम कर पाता है। इसका प्रयोग हॉस्पिटल में, डिफेंस सिस्टम में, साइंटिफिक सिस्टम्स में किया जाता है। ईसीजी मापने के लिए, डिजिटल बीपी की जो मशीन है आज के टाइम पे उसे देखने के लिए, डायलिसिस मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, पेट्रोल पंप। आप देखते होंगे, अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो पेट्रोल पंप पर एक तरफ तो तुम 5 लीटर पेट्रोल नप रही है, आपकी मापी जा रही है, एनालॉग हो गया, और उधर उसका जो बैलेंस है कितने रुपए की हो गई, कितने लीटर हो गई, वो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, एनालॉग का काम भी चल रहा है, मापी भी जा रही है ऑटोमेटिक मशीन से ही, और उसका बिल भी बनकर तैयार हो जा रहा है उधर। तो ये हमारे किसके उदाहरण हो गई? ये हमारा उदाहरण हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का, है ना। तो ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई कंप्लीट किस चीज से संबंधित? यहाँ पर हमारी बात हो गई आपकी बेस्ड ऑन वर्क पर आधारित। अब एक आखिरी बचता है और ये सबसे सरल है।
देखो जो सबसे मेन चीज थी वो थी बेस्ड ऑन साइज वाली, बाकी तो ये सरल ही है। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन पर्पस की, यानी कि उद्देश्य के आधार पर, अगर हम बात करते हैं आपसे उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर आप और हम कंप्यूटर को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है सामान्य पर्पस, यानी कि जनरल पर्पस। एक होता है हमारा स्पेसिफिक पर्पस, है ना, स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। इसे अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसे आप और हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, इसका कोई विशेष उद्देश्य हो। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम देखेंगे जब हम बात करते हैं जनरल पर्पस की, तो ये वे कंप्यूटर होते हैं, है ना, ये वे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप और हम हर रोज यूज कर रहे हैं। मतलब वही डिजिटल, वही माइक्रो कंप्यूटर की बात हो गई, जिनका प्रयोग आम बोलचाल के लिए, आम यूज के लिए हर रोज किया जाता है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर आर कैपेबल फॉर ऑफ परफॉर्मिंग वाइड एरिया, वाइड वैरायटी ऑफ टास्क सच एज राइटिंग लेटर, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेसिंग डेटा। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्य करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि पत्र लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, प्रोसेसिंग आदि। आप देखते होंगे एक ही कंप्यूटर आप हॉस्पिटल में रखा देख लेते हो, वही कंप्यूटर आप वकील के यहाँ रखा देख लेते हो, वही कंप्यूटर आप स्कूल में रखा देखते हो, उसी कंप्यूटर से होटल पर बिल बन रहा है आपका, है ना। तो एक ही कंप्यूटर है, उसी से तुम्हारी शादी की एल्बम बन रही है ना, उसी से तुम्हारी वीडियो एडिट हो रही है। एक कंप्यूटर दुनिया भर के काम कर रहा है अलग अलग। तो ये सामान्य पर्पस हो गए भाई, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंप्यूटर हो जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया हो, ठीक है, तो वो विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। इन्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये समझने वाली चीजें हैं, और इसे समझने मात्र से आप मतलब कर लेंगे चीजें। और लिखो तो अपने हिसाब से बस एक लाइन लिख लो, सेम टू सेम। मैं इतना बड़ा इसलिए आपको दे रहा हूं जिससे कि आप बाद में थोड़े बहुत कंफ्यूज भी हो तो आप पीडीएफ ओपन करके सिर्फ देख पाएं कि हाँ आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था। अदरवाइज इन चीजों में ये बहुत कठिन चीजें नहीं है, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक स्टूडियो सिस्टम। आपने देखा होगा जहाँ पर म्यूजिक वगैरह रिकॉर्ड होता है तो उनके सिस्टम कुछ अलग सिस्टम होते हैं, वो म्यूजिक के लिए ही बनाए जाते हैं। स्पेस साइंस कंप्यूटर, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले सिस्टम, एटीएम वगैरह, ये हमारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। जनरल पर्पस बहुत सारे काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए ये हमारे होते हैं। कौन से? वन स्पेसिफिक टास्कों को करने के लिए हमारे, आपके उद्देश्य के आधार पर ये दो प्रकार के हमारे कंप्यूटर हो गए। जैसे अगर मैं इसे आपको एक दूसरे उदाहरण से बताऊं तो मेरे भाई आपके हमारे हम सब के जो जूते आते हैं, जो चप्पलें आती हैं हमारे पैरों में, है ना, तो वो भाई एक बेसिक साइज होता है आपका। अगर कोई भाई मान लो आपने देखा होगा, कहते थे ना कि 10 साल के बच्चे के लिए जूते दिखा दो, तो वो अपने आप ही उसी साइज के क्यों दे देता है? क्योंकि एक कॉमन साइज भी होता है कुछ, है ना, जो सबके काम में आ जाता है। तो वो तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, मान लो खली है भाई, अब द ग्रेट खली के, अगर आप ये कहो उसका जूता स्पेसिफिक बनवाना पड़ेगा भाई, वो स्पेशल पर्पस है, उसका जूता स्पेशल उद्देश्य से बनेगा, सामान्य वाला काम नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, और सिंपल के लिए सिंपल। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे तो वो सब चीजें धीरे धीरे आगे आएंगी, ठीक है भैया। तो एक बार प्लीज आप सभी मुझे कंफर्म करेंगे कि क्या यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई? जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक था वो लगभग लगभग यहाँ पर समाप्त हो गया। अब मैं आपको बस 5 या 10 मिनट में एक चीज बताऊंगा जिसे हम और आप कहेंगे क्या, जिसे जिसे हम और आप कहेंगे कौन सा कंप्यूटर, सॉरी, अब मैं आपको जैसे हम कहेंगे कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में कंप्यूटर के बारे में, ठीक है ना, जिसे हम कहेंगे भारत में कंप्यूटर के बारे में। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर इन इंडिया, भारत में कंप्यूटर के युग की शुरुआत कब हुई थी? तो देखो, अगर मैं कहूं ऑन पेपर या मन में जो विचार चल रहे थे, बातचीत जो चलने लगी थी, वो 1952 में हो गई थी शुरुआत। अभी मैं रिवीजन कराऊंगा, लास्ट में शॉर्ट टर्म में रिवीजन भी कराऊंगा। 1952 से बातचीत शुरू हो गई थी,
लेकिन जो प्रॉपर तरह से, है ना, लेकिन जो प्रॉपर तरह से आपके जो युग की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1955 से। क्यों भैया, ऐसा क्या हुआ था 1955 में? तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां पर लगाया गया था? तो आप याद रखना कि भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर लगाया गया था उसका नाम था HEC2M। क्या नाम था मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि उसका नाम था HEC2M। और याद रखिएगा कि इसे सन 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? तो हम कहेंगे कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां पर लगाया गया? तो उस कंप्यूटर का नाम था HEC2M, और ये 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इसे लगाया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो कंप्यूटर है ये भारत में निर्मित नहीं था। सिर्फ एक शब्द से सवाल का पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो आपका कंप्यूटर था ये भारत में बनाया नहीं गया था, ये बाहर से ला करके लगाया गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, आप देख सकते हैं कि उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो आपका इसका उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं सिस्टम का। ठीक है, अगर इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए कि भारत में निर्मित सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहां पर लगाया गया, वेयर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, भारत में बना हुआ, भारत में बना हुआ सबसे पहले कहां पर लगाया गया? तो आप और हम कहेंगे पहले तो उसका नाम क्या था, है ना? तो हम और आप कहेंगे कि इसका नाम था भैया टिफरैक। सबसे पहले तो भारत में निर्मित, अगर मैं इस लाइन को एक और बढ़ा दूं, नहीं तो आप उससे भी समझ जाते, भारत में निर्मित, भारत में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसका नाम था टिफरैक। क्या नाम दिया गया था इसे? तो इसे नाम दिया गया था मेरे भाई टिफरैक। कब? 1960 में। और इसे स्थापित कहां पर किया गया था? तो याद रखना, इसे मुंबई में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था मेरे भाई? तो हम याद रखेंगे कि इसे मुंबई में स्थापित किया गया था हमारा। ठीक है, मुंबई 1960 में। ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, इस TIFR की फुल फॉर्म है, यहां पर इसे स्थापित किया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है अगर आप पूछें ये TIFR क्या है, तो टाटा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई 1960। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम यहाँ पे। इसे 1955 में आपका स्थापित किया गया था, इसे 1960 में स्थापित किया गया था, इसे 1960 में। अब अगर आपको इन दोनों से संबंधित थोड़ा भी कंफ्यूजन आए तो दोनों को साथ में बिठाकर कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। HEC2M इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब का इसमें प्रयोग हुआ था, लेकिन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ट इन इंडिया, उसका नाम है टिफरैक, वॉज इंस्टॉल्ड एट TIFR मुंबई इन 1960। तो यही बात मैंने आपको यहाँ लिखकर बता दी, वही बात हमारी यहाँ पर लिखी हुई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका टिफरैक कंप्यूटर था, इस पर काम किया था उस समय के एक व्यक्ति विशेष थे जिनका नाम था रंगास्वामी नरसिम्हन जी। ये भी भारत के कंप्यूटर साइंटिस्टों में इनका नाम आता है, अच्छे खासे कंप्यूटर साइंटिस्टों में नाम आता है, और विजय भाटकर पांडुरंगा जी से पहले इनका नाम आता था, है ना? क्योंकि ये 1960 के दशक में चीजें चल रही हैं अभी हमारी। विजय भाटकर पांडुरंगा जी तो अभी आए हैं बाद में 1991 के आसपास। तो अगर भारत में कंप्यूटर का जनक आपसे पूछा जाएगा तो नाम आएगा रंगास्वामी नरसिम्हन। हालांकि ये अभी तक
किसी भी पेपर में नहीं पूछा गया मेरे सामने, कभी भी मैंने इसे किसी पेपर में नहीं देखा, बहुत पहले पूछा गया था एक आध में, ठीक है। हाल ही में लास्ट 5 साल में मैंने इस सवाल को कहीं नहीं देखा। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, अगर सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो आप कहेंगे, अगर आपसे सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर पूछेगा तो आप कहेंगे कि वो चार्ल्स बेबेज है। लेकिन अगर फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया पूछेगा, है ना, अगर आपसे फादर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया पूछेगा तो हम कहेंगे रंगास्वामी नरसिम्हन। भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, ये एक अलग सवाल है, इसे ध्यान से देखें कि भारत में, देखो, भारत में कंप्यूटर का जनक रंगास्वामी नरसिम्हन और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन होंगे, तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर पांडुरंगा जी। अब अगर मैं आपसे कहूं, अरे अभी आप पांडुरंगा बता रहे थे, भाई मैं कह क्या रहा हूं उसे तो सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक और भारत में कंप्यूटर का जनक, क्या ये दोनों बातें एक ही हैं? नहीं है भैया, दोनों में अंतर है। तो जब भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक पूछा जाएगा तो आंसर आएगा आपका क्या, तब आंसर आएगा विजय भाटकर पांडुरंगा। और जब भारत में सिर्फ कंप्यूटर का जनक पूछा जाएगा तो आंसर आएगा रंगास्वामी नरसिम्हन। ये चीजें अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखनी होंगी। तो भारत में निर्मित पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम था सिद्धार्थ। उसका नाम क्या है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है हमारा निर्मित माइक्रो कंप्यूटर, उसका नाम है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के द्वारा बनाया गया था और इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया था। कहां पर, तो इसे हैदराबाद में स्थापित आपका किया गया था, ठीक है। दो और चीज जान लेते हैं, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा कि भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर का नाम क्या है। तो भारत में जो सबसे पहला प्रोसेसर बना उसका नाम है शक्ति। और अगर मैं बात करूं विश्व में सबसे पहले प्रोसेसर का नाम क्या है, तो उसका नाम है इंटेल 4004। उसका नाम है इंटेल 4004, ठीक है। क्लियर है दोस्त, बिल्कुल। तो ये हमारा जो ये चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का, यहां पर हो जाता है कंप्लीट। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि इसी डेटा पर बेस्ड किस प्रकार के सवाल बनते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब थोड़ी सी स्पीड में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सुपर कंप्यूटर है हमारा, यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर इसका ये क्या है, तो आप कहोगे ये सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। और है ना, ये हमारा कौन सा होता है, सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर होता है और इसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों में मौसम पूर्वानुमान वगैरह में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो हमारा आप कहेंगे कि जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया कि जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं वो सेमोर क्रे को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1964 में CDC 6600 नाम का एक कंप्यूटर बनाया था और उसके बाद इन्होंने 1976 में क्रे 1 नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। फिर हमने बात की इसकी क्रे 1 के बारे में, तो लॉस एलामस नेशनल लेबोरेटरी में से बनाया गया, ठीक है। इन दोनों में अंतर मैंने बता दिया। फिर EL कैपिटन दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, एक तो इसे याद रखो और एक एरावत को याद रखो, दो तुम्हें जरूर याद रखने हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, सुपर कंप्यूटर विश्व का पहला CDC 6600 क्रे 1 बता दिया। फिर आ गए विजय भाटकर पांडुरंगा जी, है ना। तो इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा, 8000 परम 8000 1991 बना, पुणे की मौसम वेधशाला में स्थापित हुआ। प्रेजेंट में सबसे तेज है हमारा एरावत। प्रत्यूष भारत का पहला मल्टीपैला फ्लॉप सुपर कंप्यूटर था आपका। ये हमारे कुछ सुपर कंप्यूटर के नाम थे। फिर हमने बात की एनालॉग कंप्यूटर की, तो ये वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक चीजों को मापने का काम करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। फिर हमने बात की डिजिटल कंप्यूटर, जिनका प्रयोग आप और हम आम जिंदगी में ज्यादा करते हैं, ठीक है, जो बाइनरी पर काम करते हैं। फिर हमने भी किया हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें दोनों के गुण विद्यमान हो, जिसमें डिजिटल और आपका एनालॉग दोनों के गुण विद्यमान हो, वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। फिर हम आगे आ जाएंगे बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर दो हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। जनरल पर्पस जो बहुत सारे काम कर लेते हैं, स्पेसिफिक पर्पस स्पेशल वही काम करेंगे,
ठीक है। फिर हम आ गए भारत में सुपर कंप्यूटर की तरफ। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जो युग है वो 1955 से माना जाता है, क्योंकि 1955 में ही पहली बार भारत में आपका पहला एक हमारा कंप्यूटर लगाया गया, जिसे HEC2M नाम दिया गया, और 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित हुआ। फिर हमने देखा कि भारत में ही बनाया गया पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित, उसका नाम क्या था और कहाँ पर स्थापित हुआ, तो उसका नाम था टिफरैक, जिसे टाटा इंस्टीट्यूट आपका रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च में आपका स्थापित किया गया था 1960 में मुंबई में। फिर इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया, कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत में कंप्यूटर का जनक रंगास्वामी नरसिम्हन, और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर पांडुरंगा। भारत में पहला माइक्रो कंप्यूटर कहां पर बनाया गया, उसका नाम क्या था, तो वो सिद्धार्थ कंप्यूटर था, जिसे ECIL के द्वारा बनाया गया और हैदराबाद में स्थापित किया गया। भारत में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन सा है, शक्ति, और विश्व में निर्मित प्रथम प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 4004। अगर इस पूरे चैप्टर को मैं एक टेबल के फॉर्मेट में तुम्हें शॉर्ट नोट्स के तौर पे प्रोवाइड करूं, तो वो टेबल ऐसी दिखेगी। ठीक है, वो टेबल ऐसी दिखेगी। यहां पर क्या है जी, देखो, अगर मैं बात करता हूं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर आधारित छोटे कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो से बड़े और मेनवी कंप्यूटर कैसे होंगे, तो ये बात हो रही है इनकी डेफिनेशन की। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, इन्हें हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मेन फ्रेम ये बड़े आकार के अत्यधिक क्षमता वाले कंप्यूटर हैं, और सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली, सबसे महंगे हैं। अगर मैं आकार की बात करूं तो माइक्रो सबसे छोटा है, मिनी मीडियम है, मेन फ्रेम इससे बड़े हैं, और सुपर हमारा सबसे बड़ा है। अगर मैं लागत की बात करूं तो सबसे सस्ते माइक्रो हैं, माइक्रो से महंगे मिनी है, मिनी से महंगे मेन फ्रेम है, और सबसे महंगे सुपर है। इसमें एक CPU सिंगल यूजर होता है। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं, मेन फ्रेम में सैकड़ों CPU होते हैं, और हजारों लाखों CPU, हजारों लाखों प्रोसेसर होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर में। एक यूजर काम करता है, इस पे 10 से 100 यूजर काम कर सकते हैं, इसमें हजारों यूजर, और इसमें एक समय में बड़े वैज्ञानिक संस्थान उपयोग करते हैं, कई सारे यूजर इस पे काम कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी माइक्रो कंप्यूटर की लिमिटेड होती है, मिनी कंप्यूटर की उससे थोड़ी ज्यादा होगी, मेन फ्रेम की उससे भी ज्यादा होगी, और सुपर कंप्यूटर की सबसे ज्यादा होगी। स्पीड सबसे धीमी, माइक्रो से तेज, मिनी से और माइक्रो दोनों से तेज, और सुपर कंप्यूटर की सबसे तेज। कार्य क्षेत्र कहां पर यूज होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर का यूज व्यक्तिगत शिक्षा, ऑफिस, गेमिंग आदि में। मिनी कंप्यूटर का यूज टिकट रिजर्वेशन, कंपनी, इंडस्ट्री में। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज और बड़े डेटा को बैंक में, एयरलाइन में, रेलवे में, इनमें यूज करने के लिए, है ना। और सुपर कंप्यूटर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, न्यूक्लियर सिमुलेशन, AI डिफेंस आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये उदाहरण है हमारे किसके, माइक्रो के। PDP-8, AS400 ये हमारे मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। IBM 701, IBM 360 जेट सीरीज ये हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। परम सुपर कंप्यूटर, फुगाकू सुपर कंप्यूटर ये हमारे सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इतिहास, पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था आपका, तो 1973 में मिक्रेल एन। पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1, पहला मिनी फ्रेम कंप्यूटर IBM 701, और पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 1964। तो ये पूरा का जो पूरा चैप्टर है मेरे भाई, वो एक जगह पर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। पूरा मतलब पूरा में इन द सेंस जो बेस्ड ऑन साइज है ये ज्यादा है, ये ज्यादा है इसमें डेटा, बाकी तो चीजें सरल हैं आपका। अगर मैं बात करूं कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, तो है ही नहीं कुछ भी। मेन चीज जो थी वो थी बेस्ड ऑन साइज, तो वो हमने यहां पर बहुत अच्छे तरह से कवर कर ली। अब एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक बार टेस्ट योर सेल्फ लगाकर देखते हैं कि जो भी डेटा हमने पढ़ा है इससे किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं और क्या आपको कुछ समझ में आया। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि भैया ये तो खिचड़ी पक गई दिमाग में, है ना। लेकिन मेरे भाई खिचड़ी पकेगी, बहुत पकेगी, लेकिन उन सब चीज़ों को जब आप 2-4 बार रिवीजन करोगे और ऑप्शन तुम्हारे सामने होंगे तो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी भाई। इसीलिए तो कंपटीशन है इसी बात का। तो ठीक है, सारे फैक्ट एकदम रटने नहीं है तुम्हें, सारे फैक्ट रटने नहीं है। 1 से 2 बार देखोगे, अभी मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी फैक्ट तुमने अभी रटा तो नहीं है, बस देखा एक बार, अपने आप आंसर तुम निकाल रहे होगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी अभी की बात है, ये बाद में भी तुम ऐसा ही करोगे। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन हमारी बहुत मदद करते हैं। बाकी खिचड़ी थोड़ी पकेगी, सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल तुम्हें मलाई की तरह मिल जाए और तुम गप्पू सीना खा लो। फिर ऐसे तो खाने वाले हजारों हैं, लेकिन उस खिचड़ी के पकने के बावजूद भी जब आप कंटिन्यूअसली मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्ट होगे। और यही तो अंतर है जो हर बच्चा नहीं कर पाता।
पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर हैज द हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड एंड परफॉर्मेंस, निम्न में से किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और क्षमता सबसे अधिक होती है, बताओ। ठीक है, बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर आपका, तो हम कहेंगे भैया सुपर कंप्यूटर की होती है, पूछने वाली बात ही नहीं है। सुपर कंप्यूटर की गति सामान्यतः किस इकाई में मापी जाती है, बताओ। अब अपने आप निकल करके आएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं हमें, है ना। भले ही आप मुझे बिना ऑप्शन के आंसर ना दे पाओ, इतने अच्छे से तो मैं याद नहीं है, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो निकल कर आएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या है जी, सुपर कंप्यूटर स्पीड इज जनरली मेजर्ड इन विच यूनिट, तो हम कहेंगे फ्लॉप्स। क्या हो जाएगा आंसर, फ्लॉप्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, दोनों ऑप्शन में दिए हैं जी, दोनों दिए हैं, अपने आप आंसर बता देना। और मेरी उन सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है जो आज भी ये कह रहे हैं कि सर लिख करके पढ़ाओ, दोस्त आपने या तो UPSSC के पेपर नहीं देखे प्रीवियस ईयर, और अगर देखे हैं तो फिर आप क्यों नहीं ये बात समझना चाहते कि कंप्यूटर विषय एक तो ऐसा है कि इसमें लिमिटेड चीजें नहीं है कि तुम इसे लिख करके धीमे धीमे कहानी समझते हुए करोगे, इसलिए समझने वाला चैप्टर है, इसमें समझने पर जितना ध्यान दोगे, नहीं भी लिखोगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। और सिलेबस जितना जल्दी आप कंप्लीट कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना, तो उतना आप रिवीजन कर पाओगे। उसका लिखा हुआ तो सब जगह है ही, इस पूरे ब्रह्मांड में चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन क्या आप पढ़ पाए, नोट्स बनाने हैं भैया, नोट्स बन जाएंगे, नोट्स से ज्यादा जरूरी तुम्हारा समझना। तो मैंने नोट्स बना लिए, उसके बाद भी तुम्हें उतने ही एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं जितने तुम्हें अभी डालने पड़ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या रहा उन नोट्सों को बनाने का, समझ रहे हो दोस्त। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है ये बात आप समझें इस बात को, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जबरदस्ती थोप रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन आप समझो कि आपको उसमें नुकसान है, फायदा नहीं है, ठीक है। क्रे 1 को पहला सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है, कौन सा, एनालॉग, डिजिटल, वेक्टर या मिनी। तो याद करिए जब मैंने आपको क्रे 1 के बारे में पढ़ाया था तो अपने आप आंसर देंगे इनमें से, जब मैं आपको क्रे 1 के बारे में लिखाया है तो आप देखोगे यहां पर एक लाइन लिखी है, फर्स्ट मॉडर्न वेक्टर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कि जो हमारा परम सुपर कंप्यूटर है को पहला कैसा, तो ये वेक्टर सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ सुपर कंप्यूटर, इनमें से कौन सा, है ना। तो आप बताओ कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त काम है। लेटर टाइपिंग नहीं भाई, गेम प्ले करना नहीं जी, वेदर फोरकास्टिंग। विच कंट्री करेंटली हैज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर EL कैपिटन, वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर EL कैपिटन किस देश में है। तो आप कहेंगे भैया ये तो अमेरिका के पास है, USA के पास है। सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को मुख्य रूप से किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ना। तो हम और आप कहेंगे कि जो सुपर कंप्यूटर है ऐसे भैया बेस्ड ऑन वर्क, है ना, साइज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन सुपर कंप्यूटर, भारत में निम्न में से कौन सा भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, तो एरावत है जी। और ये उम्मीद मत करना कि सेम टू सेम इसी इतने सरल सवाल आएंगे, ये जस्ट आप उस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो सीख रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे अभिकथन, कैसे तोड़ मरोड़ करके देगा, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद हो चुका है, उसके लिए ये है। नहीं तो कोई ये कहे ऐसे सवाल अब नहीं आते, मैं भी जानता हूं भाई नहीं आते, लेकिन एक आध आ भी जाता है, ठीक है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो अब नाम आएगा विजय भाटकर पांडुरंगा। आखिरी सवाल, विच फील्ड डज नॉट जनरली यूज फॉर सुपर कंप्यूटर, निम्न में से किस क्षेत्र में सामान्यतः सुपर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है। इस सवाल का उत्तर आप लोग मुझे कहां देंगे, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना चाहे यहां दे देना, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में देना चाहे वहां दे देना। मुझे बताना आपको क्लास कैसी लगी, ओवरऑल आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपका 10 में से स्कोर कितना है और इस सवाल का उत्तर क्या है। ये सारी बातें मुझे आपको इसी वीडियो के नीचे या टेलीग्राम डॉट ग्रुप में जहां पर आप उचित समझें वहां पर दे सकते हैं। टेलीग्राम डॉट ग्रुप में देंगे तो ज़्यादा संभावना है मैं वहां पर आपका मैसेज देख पाऊँ। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार चैप्टर के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।